स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वीक डुअलिटी थ्योरम डिस्कस किया था, ऑप्टिमल क्राइटेरियन थ्योरम और मेन डुअलिटी थ्योरम डिस्कस किया था। आज हमारी डिस्कशन में होगा कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। ये आपके पास सामने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन है। एक्स स्टार आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द प्राइमल है, वाई स्टार आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द डुअल है और वी स्टार स्लैक वेरिएबल्स डुअल प्रॉब्लम के, और यू स्टार आपका स्लैक वेरिएबल्स टू द प्राइमल। तो अगर आपके पास एक्स स्टार हो प्राइमल सोल्यूशन टू द एक्स स्टार हो ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द प्राइमल, इसका डॉट प्रोडक्ट लें हम करस्पॉन्डिंग डुअल स्लैक वेरिएबल्स, और इस ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द डुअल का डॉट प्रोडक्ट लें हम प्राइमल स्लैक वेरिएबल्स के साथ, और इन दोनों का सम लेंगे तो ये ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को हम दोबारा से देखते हैं। सपोज ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये आपके पास एक प्राइमल प्रॉब्लम है, फेमस प्रॉब्लम है रेडी मिक्स मॉडल। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स हैं तो आप हर कंस्ट्रेंट में स्लैक वेरिएबल ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैं स्लैक वेरिएबल ले रहा हूँ u1 स्लैक वेरिएबल है आपका फर्स्ट कंस्ट्रेंट से एसोसिएटेड, u2 सेकंड और u3 थर्ड और u4 फोर्थ कंस्ट्रेंट। तो आपके पास डिसीजन वेरिएबल्स इस प्रॉब्लम में हैं x1 x2। तो दीज आर डिसीजन वेरिएबल्स ऑफ द प्राइमल, और u1 u2 u3 u4 आपके पास हैं प्राइमल स्लैक वेरिएबल्स। इसको अगर हम डुअल में कन्वर्ट करें, कन्वर्शन हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि प्राइमल प्रॉब्लम को कैसे डुअल में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्राइमल का ये डुअल है, इसको डुअल में कन्वर्ट किया, फिर इन कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट किया क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स हैं। तो आपके पास नेगेटिव स्लैक आएंगे। ये जो डुअल स्लैक वेरिएबल्स हैं ये मैं ले रहा हूँ v1 v2, तो मैं डिफरेंट ले रहा हूँ। ये u1 u2 u3 u4 आपके हैं प्राइमल स्लैक वेरिएबल्स, और v1 v2 आपके हैं डुअल स्लैक वेरिएबल्स। तो अब आप देखें ये x1 x2 डिसीजन वेरिएबल्स हैं प्राइमल के, y1 y2 y3 y4 ये डिसीजन वेरिएबल्स हैं डुअल प्रॉब्लम के, और u1 u2 u3 u4 स्लैक वेरिएबल्स हैं प्राइमल के, प्राइमल स्लैक वेरिएबल्स, और v1 v2 आपके हैं डुअल स्लैक वेरिएबल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन क्या कहती है? कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन कहती है कि ये डिसीजन वेरिएबल जो हैं इसका प्राइमल के स्लैक, इसका अगर डॉट प्रोडक्ट लें v1 v2 के साथ, वहाँ वेक्टर फॉर्म में, आप ज़रा प्रीवियसली देखिएगा, यहाँ वेक्टर फॉर्म में है, ये x वेक्टर फॉर्म में है, ये हम उस प्रॉब्लम में ले रहे हैं x1 x2, और करस्पॉन्डिंग डुअल स्लैक वेरिएबल्स आपके v1 v2 हैं। ये वेक्टर फॉर्म में है y, और आपके डुअल में जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो y1 y2 y3 y4 लिए हमने, और ये आपके प्राइमल स्लैक वेरिएबल्स हैं u1 u2 u3 u4। तो ये स्टेटमेंट ये कहती है कि डिसीजन वेरिएबल्स का, प्राइमल के डिसीजन वेरिएबल्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लें करस्पॉन्डिंग डुअल स्लैक के साथ, और इसी तरह डिसीजन वेरिएबल्स ऑफ डुअल का आप डॉट प्रोडक्ट लें प्राइमरी स्लैक वेरिएबल्स के साथ, और इनका सम अगर लें तो ये ज़ीरो होना चाहिए। तो आप देखें, तो इसका अगर डॉट प्रोडक्ट हम इसके साथ लें, ये है डिसीजन वेरिएबल टू द प्राइमल, ये है करस्पॉन्डिंग डुअल स्लैक वेरिएबल्स, और इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम इसके साथ लेंगे तो वो क्या आना चाहिए, उनका
उनका सम आना चाहिए 0। ये कहती है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये वेक्टर की फॉर्म में है, हम इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। xi यानी डिसीजन वेरिएबल्स टू द प्राइमर, vi यानी डुअल स्लैक वेरिएबल्स, और समेशन की फॉर्म में हम लिखते हैं डुअल डिसीजन वेरिएबल्स, और ये uj मैंने लिखा है प्राइमल स्लैक वेरिएबल्स। तो इनकी समेशन 0। तो आप वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब देखते हैं कि x की इसके साथ मैपिंग कैसे हो रही है। अब अगर आप नोट करें, ये i के साथ शो कर रहे हैं, इसको j के साथ शो कर रहे हैं, तो क्यों इसको i दोनों के लिए i लिया और क्यों दोनों के लिए j लिया, उसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। आप देखिए, आपके प्राइमल में नंबर ऑफ वेरिएबल्स, प्राइमल में नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 2, तो 2 वेरिएबल्स हैं आपके प्राइमल में, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये 2 वेरिएबल है, तो डुअल में कितनी कंस्ट्रेंट्स होनी चाहिए? डेफिनेटली 2। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही डुअल की कंस्ट्रेंट्स होंगी, 2 कंस्ट्रेंट्स। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्राइमल के 2 हैं, नंबर ऑफ डुअल कंस्ट्रेंट्स भी 2 हैं। तो 2 कंस्ट्रेंट्स का मतलब है, इनको अगर इन कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ही नेगेटिव स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने होंगे। तो इसका मतलब है इसकी मैपिंग क्या होगी? सो देयर इज ए मैपिंग बिटवीन x एंड डुअल स्लैक v। 2 वेरिएबल्स आपके प्राइमल के हैं और 2 ही स्लैक के होंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल प्राइमल के हैं तो 2 कंस्ट्रेंट्स डुअल की होंगी, और 2 कंस्ट्रेंट्स की वजह से 2 ही वेरिएबल्स हमें चाहिए होंगे उसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो i को हम यूज़ करेंगे इसके इंडेक्स के तौर पे। जितने x वेरिएबल्स हैं उतने ही i हैं, तो इसको i से डिनोट कर दिया। सिमिलरली अगर आप देखें डुअल वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4। तो अगर हम प्राइमल में केस में देखें तो इन वेरिएबल्स की मैपिंग होती है नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स के साथ। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स डुअल में 4 हैं, तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स प्राइमल में क्या होंगी? 4। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द डुअल 4, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन द प्राइमल विल बी 4। अब जितने वेरिएबल्स ये हैं उतनी ही कंस्ट्रेंट्स होंगी, और जितनी कंस्ट्रेंट्स होंगी उनको बैलेंस करने के लिए जो स्लैक वेरिएबल्स होंगे वो भी इक्वल टू द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स होंगे। तो जितने वेरिएबल्स डुअल के वेरिएबल्स होंगे उतने ही प्राइमल स्लैक वेरिएबल्स होंगे। तो इसके साथ एसोसिएशन, यानी आप कह सकते हैं कि मैपिंग, देयर इज ए मैपिंग बिटवीन y एंड u। y 4 है, 4 कंस्ट्रेंट्स होंगी और 4 ही उसके स्लैक वेरिएबल्स होंगे। तो इसके लिए, क्योंकि आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्राइमल के और नंबर ऑफ वेरिएबल्स डुअल के डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसलिए हम j यूज़ कर रहे हैं डुअल के लिए और i इंडेक्स हम यूज़ कर रहे हैं प्राइमल के लिए। तो ये तो हम देख चुके हैं कि ये i क्यों दोनों के लिए यूज़ हो रहा है और j क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये इसके वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं डुअल के। तो इसका मतलब है i प्राइमल के लिए यूज़ करेंगे, प्राइमल डिसीजन के लिए, और j डुअल डिसीजन के लिए यूज़ करेंगे। जहाँ तक v है, तो क्योंकि प्राइमल वेरिएबल्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइमल वेरिएबल्स इक्वल टू नंबर ऑफ डुअल स्लैक वेरिएबल्स होते हैं, तो उन दोनों के लिए सेम इंडेक्स, ये हम बता चुके हैं। अब इस 0 का मतलब है, ये कब 0 आएगी? जब ये टर्म 0 हो और ये टर्म भी 0। जब ये दोनों टर्म 0 होंगी तब ये 0 होगी। इट मीन्स हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन के लिए ये साबित करना है कि xi vi 0 होगी फॉर ऑल i और yj uj 0 होगी फॉर ऑल j। तो ये 0 उस वक्त होगी जब दोनों टर्म इंडिविजुअली 0 होंगी। इस अबव केस में आपका जो ये गिवन आपका प्राइमल है और इसका डुअल है, इस केस में अगर देखें तो 2 वेरिएबल डिसीजन वेरिएबल्स और 2 डुअल स्लैक करस्पॉन्डिंग स्लैक वेरिएबल्स। तो आपने ये समेशन को ओपन करें तो i आपका चलेगा फ्रॉम 1 टू 2 वेरिएबल केस है। तो आप इस समेशन को ओपन करेंगे, ये होगा x1 v1 i1 ले, देन i2 i आपका 1 से 2 तक है,
x1 v1 फॉर i इक्वल टू 1, x2 v2 फॉर i इक्वल टू 2। तो ये तो आपने इसको एक्सपेंड कर दिया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के तौर पे। जहाँ तक इसकी एक्सपेंशन है और हमारा ये प्रॉब्लम है 4 वेरिएबल डुअल डिसीजन वेरिएबल, जो 4 वेरिएबल्स हैं, तो इसकी एक्सपेंशन क्या होगी? और 4 आपके ये वेरिएबल्स हैं और 4 ही स्लैक वेरिएबल्स हैं, तो डॉट प्रोडक्ट इनका होगा j होगा फ्रॉम 1 to 4। तो इसको एक्सपेंड करेंगे j इक्वल टू 1 y1 u1, और जब j2 होगा तो प्लस, क्योंकि समेशन को ओपन कर रहे हैं, प्लस y2 u2 प्लस y3 u3 प्लस y4 u4 इक्वल टू। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ये जो जनरल कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन है, इसको हमने ओपन कर लिया। ये तो कहने का मतलब है अब आपकी ये ज़ीरो कब होगी? जब ये सारी टर्म ज़ीरो होंगी। सारी टर्म, ये टर्म ज़ीरो होगी, ये टर्म ज़ीरो होगी, ये ज़ीरो, सारी टर्म ज़ीरो होंगी तो ये ज़ीरो होगी। ये आपको बता रही है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। और इसको डिटेल में देखते हैं। यानी ये मैंने अभी कहा है कि ये सब इंडिविजुअली अगर ज़ीरो होंगी तब ये ज़ीरो होगी, तो ये मैंने इधर मेंशन कर दिया। अब हमने ये तो देख लिया कि आपकी ये ज़ीरो उस वक्त होगी जब ये इंडिविजुअल टर्म्स ज़ीरो होंगी। अब हम देखते हैं ये ज़ीरो इंडिविजुअल टर्म्स ज़ीरो कैसे कब होंगी। तो मैं इसको अगर एक्स वी ले लेता हूँ, यानी x1 v1 और x2 v2 के बारे में बताने कि ये ज़ीरो कैसे होंगी। एक्स वी उस वक्त ज़ीरो होगी अगर ये ज़ीरो हो और ये नॉन ज़ीरो हो, या ये नॉन ज़ीरो या ये ज़ीरो हो। इसको हम बेसिक और नॉन बेसिक के केस में ले सकते हैं। यानी अगर आपका x बेसिक है तो जो करस्पॉन्डिंग डुअल है वो नॉन बेसिक होगा। और मैं यानी अगर आपका पर्टिकुलर प्राइमल प्रॉब्लम x बेसिक है, यानी बेसिक मीन्स नॉन ज़ीरो, हैज़ सम सॉल्यूशन, then corresponding dual slack variable v will be non-basic, और non-basic means having zero value। तो इन दोनों में अगर एक भी ज़ीरो हो तो ये ज़ीरो होगा। तो वो कैसे हो सकता है? या ये बेसिक होगा, ये नॉन बेसिक, और दूसरा केस क्या होगा? अगर ये डुअल स्लैक बेसिक है देन corresponding प्राइमल डिसीजन वेरिएबल नॉन बेसिक होगा। तो x और v, अगर हम इन दोनों के बारे में ये स्टेटमेंट दी जा सकती है कि अगर ये ज़ीरो है तो ये नॉन ज़ीरो, ये ज़ीरो है तो ये नॉन ज़ीरो। अब हम इसके बारे में बात करते हैं इन फोर कि ये ज़ीरो कैसे होंगी। तो वाई यू इक्वल टू, जनरल फॉर्म में मैंने लिख दिया वाई यू इक्वल टू ज़ीरो। ये कब ज़ीरो होगी? इफ़ पर्टिकुलर डुअल वेरिएबल y is basic, means having some value, then corresponding primal slack variable will be non-basic, means having zero value। या दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है इस ज़ीरो की? पर्टिकुलर प्राइमल स्लैक वेरिएबल इज बेसिक, देन corresponding डुअल डिसीजन वेरिएबल्स विल बी नॉन बेसिक। तो वही दो कंडीशंस हैं। तो ये आपकी हो गई आपकी कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। कहने का मतलब ये है कि ये ज़ीरो कब होगी? जब ये सारी टर्म ज़ीरो होंगी। और हर टर्म ज़ीरो कैसे होगी? इन दोनों टर्म में एटलीस्ट इन दोनों टर्म में एक ज़ीरो ज़रूर होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन तो हमने सीख ली। अब हम इसको अप्लाई करते हैं कि ये यूज़फुल कैसे है हमारे लिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के तौर पे आगे देखते हैं। हम देखना चाह रहे हैं यूज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द डुअल प्रॉब्लम। हमारे पास गिवन क्या है? ये एक मॉडल गिवन है, रेडीमिक्स की एग्जांपल ही ली मैंने, प्राइमल प्रॉब्लम, और ये इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी गिवन है हमारे पास। ये उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अगर ये गिवन ना हो तो आप इस मॉडल को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करके भी ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है? मॉडल गिवन है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारे पास
इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन भी हमारे पास मौजूद है। अगर नहीं मौजूद तो सिंप्लेक्स मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो चीज़ें अगर हमारे पास हो, मॉडल और उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो प्राइमल प्रॉब्लम लिया और ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द प्राइमल आपके सामने है। देन आपने करना क्या है, आपने डुअल का ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। ये ऑब्जेक्टिव है। तो फाइंड द ऑप्टिमम सोल्यूशन ऑफ द डुअल बाय अप्लाइंग कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम विदाउट सॉल्विंग द डुअल बाय सिंप्लेक्स मेथड। यानी आपने ऑप्टिमल डुअल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, लेकिन आपने उस डुअल को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किए बगैर, और ये आपको हेल्प करेगी कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। तो हमें हमारे पास मॉडल गिवन है और इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन भी अगर हमारे पास है, तो हम करस्पॉन्डिंग ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द डुअल फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन विदाउट सॉल्विंग द डुअल बाय सिंप्लेक्स मेथड। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जी, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये आपका मॉडल है। सबसे पहले आपने इन कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। तो 2 वेरिएबल प्रॉब्लम है, 2 डिसीजन वेरिएबल्स हैं, 4 कंस्ट्रेंट्स हैं, तो 4 स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और जैसे कि हमने पहले कहा था, तो हमने ये 4 स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके इसको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके 2 डिसीजन वेरिएबल्स हैं और प्राइमल स्लैक 4 वेरिएबल्स। इसी प्रॉब्लम को का आपने इसको डुअल में कन्वर्ट करना है और उसी तरह इसकी कंस्ट्रेंट्स को, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स है, तो नेगेटिव स्लैक इंट्रोड्यूस करेंगे इनको इक्वेशंस में। तो 2 स्लैक वेरिएबल्स आपको चाहिए, जिसको हमने कहा है v1 v2, तो आपकी इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गई। अब आपके पास ये प्राइमल प्रॉब्लम है, आपने उसको डुअल में कन्वर्ट किया, प्राइमल को इक्वेशंस में कन्वर्ट किया बाय इंट्रोड्यूसिंग प्राइमल स्लैक वेरिएबल्स, डुअल को कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट किया यूजिंग डुअल स्लैक वेरिएबल्स। तो नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि हमारे पास ये गिवन है और इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है डुअल का ऑप्टिमम सोल्यूशन। ये मेरे पास गिवन है। एक और चीज़ हम यहाँ देखेंगे, जितनी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, 4 कंस्ट्रेंट्स हैं प्राइमल में, तो प्राइमल के उतने ही बेसिक वेरिएबल्स होंगे। प्राइमल हैज़ 4 कंस्ट्रेंट्स, सो वी हैव 4 बेसिक वेरिएबल। अब नज़र भी आ रहे हैं जो हमने सपोज किए हैं, ये हमारे पास गिवन है। x1 3 बेसिक वेरिएबल है, 0 नहीं है, नॉन बेसिक 0 के साथ होते हैं। तो ये बेसिक वेरिएबल 1 2, ये नॉन बेसिक हैं दोनों, तो हमने बेसिक काउंट करने हैं 1 2 3 4 बेसिक वेरिएबल्स हैं। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन में 4 अगर कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम है तो 4 ही बेसिक वेरिएबल्स होंगे। यहाँ x1 x2 और u3 u4 बेसिक है। और डुअल में 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, तो हम 2 कंस्ट्रेंट से ये ज़रूर गेस कर सकते हैं कि इसके बेसिक वेरिएबल्स ऑप्टिमल में कितने होंगे, वो भी 2 ही होंगे। जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हम मैच कर सकेंगे कि 2 कंस्ट्रेंट्स थी और 2 कंस्ट्रेंट से 2 ही बेसिक वेरिएबल्स हमारे कैलकुलेट हुए। अब सॉल्व करने की तरफ आते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट पे कहा कि अगर हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन हो प्राइमल का, तो हम डुअल का ऑप्टिमम सोल्यूशन बता सकते हैं विदाउट सॉल्विंग द डुअल बाय सिंप्लेक्स मेथड। और ये भी बात की थी कि हम कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को यूज करेंगे। जी, जैसे कि पहले कहा था, अगर ये बेसिक है प्राइमल का, तो इसका करस्पॉन्डिंग डुअल क्या होगा, नॉन बेसिक। तो x1 आपका बेसिक है, तो x1 का करस्पॉन्डिंग वेरिएबल v1 होगा। तो x1 बेसिक है, तो करस्पॉन्डिंग v1 नॉन बेसिक होगा, मीन 0। x2 आपका बेसिक है, तो करस्पॉन्डिंग v2 क्या होगा, नॉन बेसिक। तो x1 x2 बेसिक है बाई कॉम्प्लीमेंट्री, ये स्लैकनेस कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन हमें बता रही है कि अगर ये बेसिक हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो डुअल स्लैक वेरिएबल्स हैं वो 0 होंगे। हमारे पास
कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से ये चीज़ तो डायरेक्ट हमें मिल गई। हम इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और हमें V1 और V2 की वैल्यूज़ भी मिल चुकी हैं। कैसे पता चला? ये बेसिक थे तो इनके करस्पॉन्डिंग डुअल स्लैग क्या होंगे? 0। और क्या चीज़ हमें मिल रही है? ये बेसिक हैं और ये नॉन बेसिक है। पहले तो इनके बारे में देखते हैं। अगर ये दोनों 0 हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल्स क्या होंगे? U1 का करस्पॉन्डिंग होगा Y1, U2 का करस्पॉन्डिंग होगा Y2। तो ये 0 हैं तो Y1 और Y2 बेसिक होंगे, मतलब उनकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो Y1 0, Y2 0 implies Y1 and Y2 will be basic having some solution values। ये 0 नहीं होंगे। क्या होंगे वैल्यूज? ये तो कैलकुलेट करने में पता चलेगा। इसको देखें, U3 बेसिक है तो करस्पॉन्डिंग डुअल डिसीजन वेरिएबल कौन सा होगा? Y3 0 होगा, क्योंकि हमने कहा था अगर एक बेसिक है तो दूसरा नॉन बेसिक होगा। तो Y3 2.5 है, तो सॉरी U3 2.5 है तो Y3 क्या होगा? 0। इसी तरह U4 बेसिक है 0.5 तो करस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल क्या होगा? Y4 0। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन ने हमें बता दिया U3 U4 आपके पास बेसिक हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग Y3 Y4 क्या होंगे? नॉन बेसिक। तो हमें ये वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं। V1 और V2 हमें पता चल चुका है और Y3 Y4 0 पता चल चुका है। Y3 Y4 सिर्फ कैलकुलेट करना है Y1 और Y2 को। ये अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि ये हमने बगैर इसको सॉल्व किए डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस से डुअल ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। तो डुअल ऑप्टिमम में V1 V2 0 है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस, क्योंकि हमने ये ऑप्टिमल प्राइमल सोल्यूशन से ये इवेलुएट किया। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन ऑप्टिमल सोल्यूशन पे लगाई है, प्राइमल के ऑप्टिमल सोल्यूशन पे लगाई है, तो जो भी आंसर आएगा वो ऑप्टिमम टू द डुअल होगा। तो हमने ये ऑप्टिमम जो सोल्यूशन है इससे हमने एक्सट्रैक्ट किया कि V1 V2 0 होंगे, Y3 Y4 0 होंगे, Y1 Y2 क्या होंगे उसको हम देखते हैं। तो अभी हमें पता चला है V1 V2 0 है, यानी जो डुअल का ऑप्टिमम सोल्यूशन है उसके V1 और V2 0 हैं और Y3 और Y4 0 हैं। क्यों? यहाँ से पता चला ये बेसिक हैं तो करस्पॉन्डिंग V1 V2 0 होंगे। ये U3 और U4 बेसिक हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग Y3 और Y4 0 होंगे। अब देखना है कि Y1 और Y2 कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये वैल्यूज अगर हम डुअल की इक्वेशंस में पुट कर दें तो हमारे पास ये साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस आएंगी। मतलब आपने V1 V2 0, Y3 Y4 0 को आपने पुट करना है इन इक्वेशंस में। तो आपने V1 V2 0 पुट किया और दूसरा Y3 Y4 0 पुट किया, तो आपके पास ये इक्वेशन क्या आ गई? 6Y1 प्लस Y2, ये 0 है और ये 0 है, इक्वल टू 5। आपके पास ये इक्वेशन आ गई। और इसमें आपने जब ये पुट किए 4Y1 एज इट इज होगा क्योंकि Y1 बेसिक था, प्लस 2Y1, 4Y1 प्लस 2Y2, Y3 हमने 0 लिया हुआ है और Y4 भी आपके पास 0 है और V2 भी आपके पास 0 है। तो 4Y1 प्लस 2Y2 इक्वल टू 4। तो आपने ये 0 वैल्यूज इनमें पुट करके ये इक्वेशंस आ जाएंगी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ Y1 और Y2 हमें मिल जाएंगे। तो ज़रा देखते हैं। सेम इसको सॉल्व करना है और आपने यूज़ क्या करना है, इनको क्रॉस करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 12Y1 प्लस 2Y2 इक्वल टू 10 और दूसरी सेम रहने दी और इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये 12 इसमें से सब्ट्रैक्ट होकर 8Y1, ये सब्ट्रैक्शन से क्रॉस हो जाएगा। 10 माइनस 4 इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 6, तो आपके पास Y1 आ गया 6/8, जिसको हम लिख सकते हैं Y1 इक्वल टू 3/4। और इसी Y1 को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 6 Y1 की वैल्यू पुट करते हैं प्लस Y2 इक्वल टू 5, तो 6 Y1 की वैल्यू पुट की प्लस Y2 इक्वल टू 5। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो आपके पास आ जाएगा y2 इक्वल टू 1/2। तो देखें ये v1 v2 इक्वल टू 0, y3 y4 इक्वल टू 0 आपने इसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन ने आपको बताया कि ये वैल्यूज डुअल की 0 होंगी, और इन जीरोस को आपने डुअल प्रॉब्लम में इक्वेशंस में पुट करके उसको सॉल्व करने के बाद y1 और y2 भी कैलकुलेट कर ली। अब आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन आ चुका है डुअल का। y1 हमने क्या कैलकुलेट किया 3/4, y2 आपके पास क्या आया 1/2, और ये y3 y4 आपके पास 0 थे, v1 और v2 भी आपके पास 0 थे। तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट यानी आपके पास ये गिवन था ऑप्टिमम सोल्यूशन टू द प्राइमल, और आपने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन के जरिए ये कैलकुलेट की और फिर इधर से इस पुट करने के बाद ये कैलकुलेट की, तो आपके पास जो कंप्लीट डुअल सोल्यूशन आया, ये सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन है डुअल का। क्यों ऑप्टिमल से, अगर ऑप्टिमल टू द प्राइमल आपके पास एक सोल्यूशन है और उससे जो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से जो डुअल सोल्यूशन आएगा, अगर ये फिजिबल है, फिजिबल मीन इसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो अगर ये फिजिबल है देन इस सोल्यूशन को हम ऑप्टिमल सोल्यूशन कहेंगे डुअल का। तो सिंपल सा मेथड है कि अगर आपके पास एक ऑप्टिमम सोल्यूशन है प्राइमल का, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन के साथ आप उसका करस्पॉन्डिंग डुअल सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, और वो अगर फिजिबल आता है तो वो ऑप्टिमम टू द डुअल होगा। इसकी अगर आप ऑब्जेक्टिव वैल्यू देखें तो ये y1 3/4, y2 1/2 आप इस w में पुट कर देंगे तो वो सेम वही आएगी 21, जो कि इस ऑप्टिमम प्राइमल की ऑप्टिमम z वैल्यू थी 21। तो आपके पास ये गिवन था और ऑप्टिमम वैल्यू आपकी जो ऑब्जेक्टिव वैल्यू थी वो 21 थी, तो ये भी सेम आएगी। तो आपने देखा ये आपके पास ऑप्टिमम सोल्यूशन है प्राइमल का, आपने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन के साथ ये ऑप्टिमम सोल्यूशन टू द डुअल कैलकुलेट किया। अब हम वेरीफाई करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन वेरीफाई भी होती है, जाहिर है उसी से ही हमने ये एक्सट्रैक्ट की है तो वो वेरीफाई भी होगी। तो x1 अब देखें 3, इसकी करस्पॉन्डेंस v1 के साथ है, वो 0 है, तो ये बेसिक है, ये नॉन बेसिक। ये आपका बेसिक है तो करस्पॉन्डिंग v2 नॉन बेसिक। ये u1 नॉन बेसिक है तो करस्पॉन्डिंग y1 बेसिक। u2 नॉन बेसिक, y2 बेसिक। u3 आपका बेसिक है तो करस्पॉन्डिंग y3 नॉन बेसिक। u4 आपका बेसिक है तो करस्पॉन्डिंग y4 नॉन बेसिक। तो आप देखें कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस को अगर वेरीफाई करें तो ये मैंने x1 के नीचे v1 लिख दिया, x2 के नीचे v2, तो उनकी करस्पॉन्डेंस उसी तरह कर दी जो उनकी करस्पॉन्डेंस x1 की करस्पॉन्डिंग v1 के साथ, x2 की v2 के साथ, u1 की y1 के साथ, इसी तरह ये सारी आप देख सकते हैं। ये 0 है तो ये नॉन ज़ीरो है, इनमें ये 0 है तो ये नॉन ज़ीरो है। अगर ये 0 है तो करस्पॉन्डिंग नॉन ज़ीरो है, तो स्लैक 0 है तो डिसीजन वेरिएबल बेसिक है, स्लैक नॉन बेसिक, डिसीजन बेसिक। तो आप हर जगह देखें इनमें एक वैल्यू ज़रूर होगी, या तो वो स्लैक वेरिएबल की 0 होगी या डिसीजन वेरिएबल की 0 होगी। तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस ये सारी ज़ीरोज़ हैं, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और एज ए होल आपको ये 0 कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन वेरीफाई हो रही है। और आप ये तो आप देख ही चुके हैं कि प्राइमल की जो ऑब्जेक्टिव फंक्शनल वैल्यू थी जी स्टार वो 21 थी, और ऑब्जेक्टिव वैल्यू ऑफ डुअल क्या होगी एट द ऑप्टिमम 21, ये भी सेम है। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन वेरीफाई हो गई। हमने इससे लर्न क्या किया, लर्न ये किया कि इफ़ द फिजिबल सोल्यूशन टू द प्राइमल, आपके पास एक मॉडल है और उसका आपके पास ऑप्टिमम सोल्यूशन है प्राइमल का। अगर प्राइमल का कोई ऑप्टिमम सोल्यूशन आपके पास है देन करस्पॉन्डिंग डुअल सोल्यूशन विल बी फिजिबल। तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन लगाने के बाद जो आपने डुअल सोल्यूशन कैलकुलेट किया वो फिजिबल होगा, और फिजिबल होने की वजह से उसको हम कहेंगे कि ऑप्टिमल टू द डुअल है। और
ये तो हमें पता है कि उनकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू सेम होंगी। तो इफ द फिजिबल प्रॉब्लम टू द प्राइमल इज ऑप्टिमम, देन corresponding dual solution will be basic, will be feasible and optimum to the dual with the same value of the objective function. अब हम एक और चीज देखते हैं, what will happen to the dual if the feasible solution to the primal is non-optimum? इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास गिवन कंडीशन ये है कि ये आपके पास एक मॉडल गिवन है और आपको एक फिजिबल सोल्यूशन इसका मौजूद है जो कि ऑप्टिमल नहीं है, यानी ये मॉडल आपके पास है और इसका एक फिजिबल सोल्यूशन गिवन है आपके पास जो कि ऑप्टिमल नहीं है, तो फिर डुअल क्या होगा, तो डुअल का स्टेटस क्या होगा। तो इस प्रॉब्लम को इस तरह से अब देखना है। तो अभी भी हमने क्या करना है, डुअल का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और देखना है जब ये ऑप्टिमम था तो डुअल का भी सोल्यूशन फिजिबल और ऑप्टिमम मिला है। जब ये नॉन ऑप्टिमम है, अब देखना है कि डुअल का सोल्यूशन क्या किस तरह से बिहेव करते हैं। उसी तरह हमने प्राइमल प्रॉब्लम लिया, इसको कन्वर्ट किया डुअल, वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं सेम, उसका हमने डुअल में कन्वर्ट किया, इसको हमने स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी हम नेगेटिव स्लैक इंट्रोड्यूस करके ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स थी तो इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया। सेम उसी तरह आपके पास ये गिवन है, ऑप्टिमम नहीं है, फिजिबल सोल्यूशन है प्राइमल का लेकिन ऑप्टिमम नहीं है, x1 4, x2 0, u1 0, u2 2, u3 5, u4 2 और इसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू 20 है। ये हमें गिवन है। तो वही कंडीशन, प्राइमल 4 कंस्ट्रेंट्स हैं तो डुअल के 4 बेसिक वेरिएबल्स होंगे। डुअल प्रीवियसली हमने अगर प्रीवियस प्रॉब्लम में देखें तो हमने कहा था डुअल की 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, डुअल के 2 ही बेसिक वेरिएबल्स होंगे और आपने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा आपके 2 ही बेसिक वेरिएबल थे, एक y1 था और एक y2 था, ये सारे 0 थे जी। उसी तरह सॉल्व करते हैं, आपके पास x1 बेसिक है तो करस्पॉन्डिंग डुअल स्लैक v1 क्या होगा, नॉन बेसिक, तो एक तो हमें मिल गया v1 0। x2 0 है तो करस्पॉन्डिंग v2 वो 0 नहीं होगा, सिर्फ हमें ये पता चला ये बेसिक है, 0 नहीं होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। u1 0, ये इधर मैंने लिख दिया x2 नॉन बेसिक है तो v2 विल बी बेसिक। u1 आपके पास 0 है तो करस्पॉन्डिंग y1 क्या होगा, हैविंग सम वैल्यू बेसिक, क्या वैल्यू हो सकती है वो कैलकुलेट कर लेंगे। u2 बेसिक है तो करस्पॉन्डिंग y2 क्या होगा, u2 भी बेसिक है, u3 भी बेसिक है और u4 भी बेसिक है तो करस्पॉन्डिंग y2, y3, y4 क्या होंगे, 0। तो हमें v1 0 मिला, y2, y3 और y4 0 मिला। तो ये एक चीज़ तो हमने इस फिजिबल सोल्यूशन से डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस से देख लिया, v1 0, y2, y3, y4 0। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम इक्वेशंस में पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ज़ीरोस हम इनमें पुट करेंगे और जो इक्वेशंस मिलेंगी वहाँ बेसिक वेरिएबल्स कैलकुलेट हो सकते हैं। हमारे पास है v1 0, y2, y3, y4 0, तो ये पुट करते हैं, यहाँ क्या होगा 6y1 प्लस ये 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, इन तीनों को 0 पुट करेंगे तो ये निकलेगा 6y1 इक्वल टू 5, 6y1 इक्वल टू 5, 4y1 2y2 ये 0 हो गया, सॉरी हाँ 4y1 ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये बेसिक है, तो 4y1 माइनस v2 इक्वल टू 4 ये निकल। तो यहाँ से तो सीधी y1 की वैल्यू निकल आई 5/6 और इस y1 को इसके अंदर पुट करेंगे, ये मैंने पुट करके देखा है, तो आपके पास v2 कैलकुलेट होगी -2/3। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो आपके पास y1 5/6, v2 -2/3 और बाकी वेरिएबल्स आपके पास 0 है। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन में डुअल सोल्यूशन आपके पास क्या आया, y1 5/6, y2 0, y3 0, y4 0, v1 0,
और V2 जो कैलकुलेट करके और Y1 भी हमने कैलकुलेट करके ये निकाला। तो अब इसमें देख रहे हैं ये सोल्यूशन जो डुअल का है ये फिजिबल ही नहीं है, ये देखिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं, और इसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू, हाँ एक और चीज, ये सोल्यूशन तो इनफिजिबल है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव वैल्यू y1 5/6 ये अगर हम इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्टिव वैल्यू अभी भी सेम आएगी। हम इसको कैसे कहेंगे, ये आपने लिया फिजिबल सोल्यूशन गिवन था हमारे पास जो कि ऑप्टिमम नहीं था प्राइमल के केस में, और इसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू 20 थी। जब हमने इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन लगाई तो जो हमारे पास डुअल सोल्यूशन निकला वो फिजिबल ही नहीं है, इनफिजिबल सोल्यूशन हमें मिला। जहां तक W है तो W सेम ही निकला। तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर आपके पास प्राइमल का सोल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है तो उसका करस्पॉन्डिंग जो डुअल सोल्यूशन होगा जो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से निकालेंगे वो मस्ट बी इनफिजिबल, और ऑब्जेक्टिव वैल्यू दोनों की सेम ही रहेंगी। इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन की वेरिफिकेशन देख लेते हैं। तो x1 4 v1 0, तो मैंने ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ऊपर नीचे वही लिख दिया, x1 के नीचे v1, x2 तो ये वैल्यूज मैंने इधर सेपरेट है, इधर इसको रीअरेंज करके लिख दिया। तो आप देख रहे हैं एक 0 है, ओवरऑल इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, मल्टीप्लिकेशन ये एक 0 है तो ये 0 होगा, ये भी 0 0। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन अभी भी वेरीफाई हो रही है। जबकि रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला इफ फिजिबल सोल्यूशन टू द प्राइमल इज नॉट ऑप्टिमम। हमने जो सोल्यूशन जो गिवन था हमारे पास प्राइमल का, जिसको हमने अप्लाई किया था, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन लगाई थी, वो ऑप्टिमम नहीं लिया था। तो हमें क्या मिला, करस्पॉन्डिंग डुअल सोल्यूशन इनफिजिबल मिला। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपका प्राइमल ऑप्टिमम सोल्यूशन उसका, अगर आप नॉन ऑप्टिमम सोल्यूशन उसका लेते हैं प्राइमल का, तो आपका करस्पॉन्डिंग डुअल सोल्यूशन इनफिजिबल होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव वैल्यू दोनों की अभी भी सेम होगी। तो ये हमने इसके अंदर दो चीज़ें सीखी हैं। एक तो हमने ये सीखा कि अगर आपका फिजिबल सोल्यूशन प्राइमल का ऑप्टिमम है तो करस्पॉन्डिंग डुअल सोल्यूशन अगर हमें फिजिबल मिलता है तो हम कहेंगे ये ऑप्टिमल टू द डुअल है। पहले ये सीखा था, तो वो आप स्टेटमेंट देख लें और इसको देख लें। तो दो चीज़ें हमने इसमें लर्न की। हमने प्राइमल का ऑप्टिमम सोल्यूशन सपोज किया, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन लगाई, तो हमें करस्पॉन्डिंग डुअल सोल्यूशन क्या मिला, फिजिबल, और फिजिबल होने की वजह से हमने कहा ये ऑप्टिमम है। और अगर हमने प्राइमल का एक सपोज किया, उसका नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन लिया, तो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन लगाई, तो हमें क्या मिला, डुअल सोल्यूशन हमें इनफिजिबल मिला। तो आप कह सकते हैं अगर आपका प्राइमल सोल्यूशन ऑप्टिमल है तो करस्पॉन्डिंग डुअल सोल्यूशन विल आल्सो बी ऑप्टिमल। और अगर आपका प्राइमल सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, नॉन ऑप्टिमम सोल्यूशन आप लेते हैं प्राइमल का कोई, तो फिजिबल लेते हैं, फिजिबल और एंड नॉन ऑप्टिमल, देन corresponding solution will be infeasible with the same value of objective function C and W.